अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 4 जून 2022 शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, तो आपके नॉलेज में वो रहनी चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या हालात फेस कर रहा है और आने वाले दौर में क्या होने जा रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, और हमारा काम है कि आप तक असल हक़ाइक़ लेके आना और आपको बताना कि मुल्क इस वक्त किस डगर पर चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हुई है कि जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से मामला चल रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं अब तक हो रहा, उस पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। जनाब जस्टिस शुजात अली खान साहब बड़ी तवज्जो के साथ मामले को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानियों जो ओवरसीज़ हैं उनको ये उनका हक मिल सके। आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, जहां वो वोटिंग का ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं की है। हाँ, आर्टिकल 62 या 63 को अगर सामने रख कर देखें, वहाँ दोहरी शहरियत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो कदगन है। वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती तब तक वो राइट नहीं मिल सकता। लेकिन जहां तक वोटर का राइट है ना, वो आप कर्टेल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, वो राइट हर हालत में आपको देना है। सेक्शन 94 इलेक्शन एक्ट में आ गया था और उसी को सामने रखते हुए मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत इस बारे में हुक्म अहकामात जारी किए हैं, उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन भी बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सामने नहीं आ रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नादरा, हर कोई कोशिश कर रहा था इस मामले को लटकाने के हवाले से, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ये हक़ हमें लेकर देना चाहती है। तो मैंने एक ख़त लिखा है, मुरासला लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, इन सब को भिजवाया है। और मैंने उन अहकामात जो आज लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तक जारी किए हैं वो सारे इकट्ठे करके उनसे कहा कि इस पर आप अमल दरामद करें। वो ख़त लिख दिया है, बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। लोग समझने बड़ी सीधी सी हैं, ज़रा उन्हें पास होने दें। अभी उसके बाद के रिप्रिकेशन से वो वोट का राइट आपको उलझाना चाहते हैं, यानी वो कैमोफ्लाज करना होता है ना, और शुगर कोटेड वाली बातें हैं वो, इस तरह की बातें वो आपको इतनी आसानी से राइट नहीं देंगे। ये 13 की 13 सियासी जमातें, उन्हें पता है कि इसमें ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान तहरीके इमरान खान के वोट ज़्यादा हैं, तो वो क्यों चाहेंगे आपको ये हक़ देना। तो उस हक़ को रोकने की हत्तुल वसा जो है ना वो कोशिश चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो आपका राइट मिल जाए। बहुत से लोग हैं, डॉक्टर कौकब वगैरह का ग्रुप है लंदन में, मेरे साथ वो राब्ते में हैं, बहुत काम वो कर रहे हैं। वो अपने 3 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक पटिशन भी चलाई है कि वो और इससे पीछे नहीं हटेंगे, और पाकिस्तानी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं ख़त आपके सामने बैकग्राउंड पे मैंने शेयर कर दिया। दूसरा अहम इशू ये है कि जो इलेक्शन कमीशन जो ज़्यादती कर रहा है, जिस तरह एक वोटर उठाकर दूसरे इलाके में डाल दिया, कोई लाहौर से उठाकर गुजरांवाला में चला गया, घराना नंबर आपका तोड़ दिया, और ये हर हलके में 15 से 20 हज़ार हम सुन रहे हैं। हम डाटा सारा इकट्ठा कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्पेसेस में मेरी बात हुई। इमरान रियाज भी ख़ुद इस सारे मसले में आगे आना चाहता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा भाईजान, दिमाग में मेरे ये आइडिया था कि क्योंकि इन्होंने हज़ारों वोट इधर उधर कर दिए हैं, हर यूनियन कौंसिल में से भी और MPA MNA के जो सीटें हैं वहाँ पे भी, और इन्होंने तरीका वारदात ये डाला है कि पता चल गया कि ये PTI के वोटर हैं या ये PMLN के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके वोटों को इधर उधर करके तो सीटों का हेर फेर करेंगे और हराएंगे और जितवाएंगे PMLN को। अच्छा, इसमें जो है ना मेरी फैमिली के वोट भी इधर उधर हो गए, बहुत सारी और फैमिलीज़ के भी इधर उधर हो गए। हज़ारों लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इन्होंने जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है वो ज़रा मुश्किल तरीक़ाकार है, और आप जानते हैं उस तरीक़ा को, और 19 तारीख तक की टाइम दी हुई है। अगर कोई पूरा जोर भी लगाए ना तो 19 तारीख तक अपने एक MPA के हल्के के अंदर या MNA के हल्के के अंदर 3000-4000 वोट जो है वो ठीक करवा सकता है। लेकिन जब 10-15 हज़ार वोट इधर उधर हुआ है तो फिर वो 3-4 हज़ार से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा या तो इस डेट को आगे लेकर जाए अदालत, 1 महीने का मज़ीद टाइम दे ताकि लोग अपने सारे वोट वापस ठीक करवा सकें, और दूसरी सूरत ये है कि इसका मैकेनिज़्म तब्दील किया जाए, कोई ऑनलाइन सिस्टम इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि बना कर दें ताकि लोग अपने वोट ठीक कर सकें।
उनको दफ्तर में आके लाइनों में खड़े ना होना पड़े और उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये डेलिबरेटली किया गया, जानबूझ के वोट ख़राब किए गए। और इसके लिए हम पटिशन कर सकते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बाद में आके पार्टी बन सकती हैं, जैसे काफ लीग है, PTI है, तहरीक लब्बैक है, बाकी पार्टियां भी आ सकती हैं और हम बतौर इंडिविजुअल इसको शुरू कर सकते हैं। थैंक यू भाईजान। और हो सकता है इमरान रियाज की तरफ से ये पटिशन दायर की जाए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अभी फ़िलहाल हम इलेक्शन कमीशन को ये सारा डाटा और नादरा को कह रहे हैं कि ये क्या किया आपने, किस बुनियाद पर आपने ये रीशफलिंग की है, डिस्प्लेसमेंट आपने किस बुनियाद पर की, आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप मेरा राइट हमेशा छीन नहीं सकते। ना इलेक्शन एक्ट इसकी इजाज़त देता है, ना रूल इसकी इजाज़त देते हैं, आइन तो खत देता ही नहीं है इस बात की इजाज़त कि आप वोटर का राइट इस तरह छीन लें। मेरी पसंद और चॉइस के मेंबर जिस एरिया में मैं हूं, आप वहां से उठाकर दूसरे ले लें। आप बिल्कुल करें डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन का वोटर के डिस्प्लेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं चाह रहा कि ये EVM आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आए, वो सिर्फ मकसद ही यही है सारा कि वो ये रोका जा सके। डाटा सारा इकट्ठा कर लिया मैंने। आप मेरा नंबर आप देखते होंगे इस पर चल रहा है मेरे सेक्रेटरी का, वो नंबर पे आप डिटेलें सारा डाटा शेयर कर दीजिएगा। 8300 पे जब आप मैसेज करते हैं तो आपके पूरे घराने के बारे में जो जो तफसीलात आ रही हैं, जितनी मैक्सिमम आ जाएं, वो मेरा इरादा है कि आज हम मुकम्मल करके आज हम ये लेटर भिजवा दें और अगले हफ्ते के अंदर हम कोर्टों में आ जाएं, ताकि वो जो वोटर राइट है ना वो ख़त्म ना हो सके और वो वोटर राइट हर तरह से आप लोगों को मिल सके। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो बज़ाहिर ये बदनीति है, ये इलेक्शन कमीशन को ये अपने तय खुद बैठ कर ही देना चाहिए। एक एक बंदे का मुख्तलिफ, यानी मिसाल के तौर पर अगर वेबसाइट पर चीज़ें डाली हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन ही नहीं है, वहाँ डाटा ही अवेलेबल नहीं है। फॉर्म 15 की बात करें, वहाँ एक एक बंदा क्यों जाए वहाँ पर? भाई उसने खुद बदला है, ये काम तो आपने किया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो आपके नॉलेज में अगर ये बात आ जाए तो आप तो फौरी तौर पर बैठकर इसको बदलें। ये कौन सा मुश्किल काम है? 8300 की एप्लीकेशन ही अगर मिसाल के तौर पर एक आदमी 8300 की एप्लीकेशन पे चीज़ देता है तो वहीं वो कंप्लेंट लॉन्च कर दे और उसके साथ उसका डाटा जो है आप पिछला डाटा सारा पुराना उठा कर देंगे। और वो अभी भी आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं नादरा को मिलाकर के उनके पिछले कहाँ है, और जहाँ कोई ऐसी बात होगी तो वहाँ आप बदल सकते हैं। लेकिन अब कोई चाहता नहीं है कि उनका जिसने खुद बदला हो तो फिर समझ में बात आती है, वरना मेरी खुद समझ से बाहर है आप ये कैसे कर सकते हैं। तीसरा इशू जो है वो आपको पता है कि आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है ना शहबाज शरीफ और हमजा शराज की गिरफ्तारी मांग ली और उन्होंने कहा बेज़मानत खारिज की जाए और गिरफ्तारी दरकार है और मुलजमा का मज़ीद किरदार साबित होना है। और इसलिए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो वकील, शहबाज शरीफ और हमजा के वकील हैं, उन्होंने अपना दिया जो है शहबाज शरीफ खुद आए और वही ड्रामा कि वो बहस मैं ख़ुद करना चाहता हूँ। मैं हैरान हूँ, वो ख़ुद बहस करना चाहते हैं। अब वो बहस करके वो क्या करना चाहते हैं आप ये समझ सकते हैं कि उनका हक वो क्या चाहते हैं। और उनका मकसद बड़ी वजाहत के साथ है कि वो कौम को बेवकूफ़ बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म भी इसलिए बने हैं ये अरबों रुपए के केस से जान छुड़ानी है और ये सबसे आसान हल है। ये तो भला हो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने अपना जो प्रोसिक्यूशन और इस निज़ाम में होने वाली चीज़ों को सामने रखते हुए मैटर आज खुद नोटिस ले लिया तो आज हम देख रहे हैं। वरना तो पहले जैसे प्रोसिक्यूटर बदला और उसमें सिकंदर जुल्करनैन का बातें सारी सुन चुकी हैं, मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। वो चीज़ें वो आप लोग के नॉलेज के अंदर हैं, जो चीज़ें आपके नॉलेज में दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अब जिस तरह मामला चल रहा है, वो प्रोसिक्यूटर जो लगाया है वो लगा का मकसद ये है कि वो अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो वो नज़र नहीं आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नाजायज़ काम कोई नहीं किया। कानूनी तौर पर ये सारा जो बदमाशी है, एक एडवांटेज लेना चाह रही थी, उस एडवांटेज को रोका गया है कि वो राइट पे और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, इनकम टैक्स की रिटर्न आज तक पेश नहीं सके कौम के साथ। कह रहे हैं हमारे पास सबूत है तो लाएँ, दिखाएँ इनकम टैक्स की रिटर्न, पूरी कौम के सामने रख दें। है जो नहीं ना, आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपके पास पूरा मौका था। फिर इसी तरह मैं बार बार वो चलाता हूँ चौधरी मियां मोहम्मद शरीफ साहब की इनकम 9,36,311 रुपये, यानी उसमें कुछ एडिशन हुई थी 50 लाख की, वो वापस आके फिर 9,36 कह रहा हूँ। अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई वो बताएं ना। आपके अकाउंटों में, मुर्दा के अकाउंटों में जो अरबों रुपये आया, ये कैसे शिफ्ट हुआ, कौन लेके आया, ये आपके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं, कौम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? सच बताएं कौम के सामने कि आपने ये फ्रॉड किए हैं। और ये जो फ्रॉड है, इस फ्रॉड की जस्टिफिकेशन देना पड़ेगी ना। और ये इतना आसान काम नहीं है, इस जस्टिफिकेशन आपको हर हालत में देना पड़ेगी। कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कौम को? कौम इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। वो वक्त गुजर गया जब वो बनाते जा रहे थे। और मैं इसी से जुड़ा हुआ मामला जो है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो
अगर वाइस में चल जाए, सिकंदर जुल्करनैन ने जो बातें की हैं और फिर उन्होंने जो बातें की डॉक्टर रिजवान के बारे में भी, डॉक्टर रिजवान अपने इस बारे में क्या कहते हैं पहले ज़रा वो सुन लीजिएगा। और जो सिकंदर जुल्करनैन ने कहा है, एडवोकेट हमारे दोस्त हैं, और उसके बाद डॉक्टर रिजवान ने इस बारे में अपना नुक्ता नज़र जो है एक प्रोग्राम वीडियो के अंदर जो सारे रखा कि कितनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है, कितना सबूत है मौजूद, मगर उसके बावजूद भी ये जिस तरह से और बड़ा वाज़ेह कहा कि स्ट्रेस था डॉक्टर रिजवान के ऊपर। सिकंदर जुल्करनैन ने बड़ा वाज़ेह कहा कि उन पर बहुत स्ट्रेस था। तो और ये आपको पता है ये लोगों का पीछा पूरा करते हैं। मैंने अब आपके सामने रख दिया, सुनिएगा वो। डॉक्टर साहब बेसिकली सेंसिटिव आदमी थे और नेचुरली ऐसे केसेस का प्रेशर डिफेंस काउंसिल पर भी होता है, प्रोसिक्यूटर पर भी होता है और इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर भी होता है। पूरी दुनिया में ऐसी मसाले हैं और पाकिस्तान में तो स्पेशली हैं। तो कुछ मसाले पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की मौजूद हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब हटा दिए गए, बल्कि दुनिया से हटा दिए गए। तो ही वॉज अ सेंसिटिव जेंटलमैन था। तो ह्यूमन बीइंग है जी, प्रेशर आ गया, फिर उनको हटाना जब था तो डेफिनेटली वो प्रेशर आ गया कि जी, तो वो मेरे ख्याल से वो प्रेशर नहीं बेचारे ले सके। 4370 पेजेस का चालान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की अदालत में जमा हो चुका है। ये एक इंतहाई संजीदा केस है। जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ पेजेस, दीज आर ऑल एविडेंस। अगर सियासत के करीब तरीन कोई लफ्ज मेरी लुगत में है तो वो इबादत है। मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की दुनिया की किसी भी सियासत में इजाजत हो कि एक मुर्दा आदमी का अकाउंट चलता रहे, उसमें अरबों रुपए जमा करवाए जाएं, उसमें से अरबों रुपए निकलवाए जाएं। दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जहां पे चपड़ासियों के अकाउंट में से 16 अरब रुपए बरामद हो जाएं? जब क्वेश्चन ये किया जाता है कि इन चपरासियों के अकाउंट में नहीं, पर्सनल अकाउंट में पैसे कौन जमा करवाता था, तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। पिछले 10 साल से एक ही शख्स जाती अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा था। उसका नाम लेने में क्या हिचकिचाहट है? क्या उसका नाम लेने में इसलिए हिचकिचाहट है कि वो एक मुर्दा शख्स के अकाउंट से पैसे जमा हुए निकलवा के आपके जाती अकाउंटों में डालता? फाइनेंशियल फ्रॉड का स्कैंडल सामने आया है और इस दफा FIA ने बहुत हार्ड एविडेंस हासिल की है। एविडेंस क्लियरली बताता है कि एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सट्टा माफिया ऑपरेट करना था, जो फ्रॉड और जालसाजी से रोजाना की बुनियाद पे सट्टा करके चीनी की कीमत को मसनूई तौर पे ऊपर लेके जा रहे थे। एविडेंस हमारे पास आ गया है। तमाम लोग जो सट्टा में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे अपने ब्लैक मनी और जो इससे बेनिफिट्स ले रहे थे, वो डिटेल्स भी हमारे पास आ गई है। इस पैसे को काले धन को लॉन्ड्र किया जा रहा था, छुपाया जा रहा था बेनामी अकाउंट्स में, जाली अकाउंट्स में। जी, आपने सिकंदर जुल्करनैन की थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ली, फिर आपने डॉक्टर रिजवान के हवाले से भी गुफ्तगू सुन ली। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा माफिया है और इनको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। हमारा काम है आप तक हक़ाइक़ देते रहना, फ़ैसला आपने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।